नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पे, जो कि इस समय चर्चा में बहुत अधिक है। दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के पीछे कारण क्या था। तो आइए विस्तार से इस सेशन में जानकारी प्राप्त करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के पहले भारत का ही कहें या अखंड भारत का कहें, जो इस समय भारत के हिस्से में नहीं है, जो अभी अफ़गानिस्तान में चला गया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का, अखंड भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ बहुत सारी उपलब्धियां जुड़ी हैं, जैसे कि यह भारत का बल्कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था और नालंदा द्वितीय। यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 साल पहले भी यह विद्यालय अस्तित्व में था। आइए बात करते हैं कि यह विद्यालय कहाँ पर स्थापित है। तो बात करते हैं कि वर्तमान के बिहार और प्राचीन के मगध राज्य में, जो आज बिहार का स्वरूप लिए है, बिहार के राजगीर, जिसका प्राचीन नाम राजगृह है, में यह स्थापित है और यह भारत देश में है। जो पटना से, यानी जिसका नाम पाटलिपुत्र रहा है, से 100 किलोमीटर दूर और बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दूर स्थापित है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में कहाँ पर है? राजगीर के पास में है। तो आइए बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो गुप्त सम्राट, गुप्त वंश भारत में जो स्थापित हुआ था, उसी में सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और यह लगभग 800 साल तक अस्तित्व में रहा। भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करता रहा, बल्कि भारत ही नहीं, विश्व में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करता रहा। आइए बात करते हैं कि इसके परिसर की, तत्कालीन परिसर की बात करें तो 5वीं शताब्दी में यह एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी खुदाई में 1.5 लाख वर्ग फुट में इस नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं और बताया जा रहा है कि यह खुदाई का क्षेत्रफल मात्र 10% हिस्सा है उस विश्वविद्यालय का। यानी इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में इतना बड़ा विश्वविद्यालय फैला हुआ था, जो कि विश्व में इससे बड़ा कोई दूसरा विश्वविद्यालय नहीं था। प्राचीन विश्वविद्यालय तो तक्षशिला है, लेकिन सबसे बड़ा और पहला आवासीय विश्वविद्यालय जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। आइए बात करते हैं इसके भवन की। तो उस समय इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे या कहें 300 क्लासरूम हुआ करते थे। 7 बड़े कमरे जो सभागार का रूप लिए थे, 13 हॉस्टल्स थे, 4 बड़े डाइनिंग हॉल थे, स्टाफ क्वार्टर थे, मंदिर थे, झील थी, तालाबें थी। ये सब उस भवन और उस परिसर में स्थापित थे। और इन सब के साथ उस भवन से सटा हुआ एक लाइब्रेरी था। तो लाइब्रेरी पे चर्चा कर लेते हैं। यह 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी का नाम धर्मगज लाइब्रेरी था, जो 3 हिस्से में बटी थी: रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर। ये 3 भागों में बटे हुए थी। और इस लाइब्रेरी में उस समय 90 लाख हस्तलिखित पुस्तकें थीं। इतनी बड़ी मात्रा में
90 लाख हस्तलिखित पुस्तकें का होना एक बड़ी बात थी। लेकिन वहाँ पर शिक्षकों की भी कमी नहीं थी, एक व्यवस्थित ढंग से यह विश्वविद्यालय चल रहा था, जो आज के विश्वविद्यालयों से सैकड़ों कंडीशंस में, सैकड़ों स्तर में आगे था। कि आज बात करते हैं कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में शिक्षकों यहाँ पे 7वीं शताब्दी में जब यहाँ ह्वेनसांग आए, जब यहाँ पे युआंगचुंग आए, तब यहाँ पे अध्यापकों की संख्या 2000 से 2700 रही, लेकिन जो प्रमुख आचार्य थे उनकी संख्या 1500 थी। तो प्रमुख शिक्षक या प्रमुख आचार्य कहे जाएं तो 1500 थे, जिनमें आर्यभट्ट यहाँ के प्रमुख शिक्षक रहे, जो यहाँ के प्रधानाचार्य रहे। अच्छा, आर्यभट्ट की बात आई है तो ये जाहिर सी बात है कि इन्होंने देश के लिए क्या दिया, इस पूरे विश्व को क्या दिया। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। अगर शून्य की खोज ना होती तो हम लोग दशमलव के बाद का, दशमलव के पहले का, और बात करें कि दहाई के आगे अंक में ना बढ़ पाते। बात करें कंप्यूटर साइंस की तो जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें ज़ीरो का बहुत बड़ा महत्व है, कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं बन पाती। तो इसी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण करके और अध्यापन कार्य करने वाले बहुत से शिक्षक हुए। आर्यभट्ट ने इसी नालंदा विश्वविद्यालय से अध्ययन किया, अध्यापन किया और यहीं पे उन्होंने शून्य की खोज की। इनके अलावा ह्वेनसांग, जिसने जो चीन से आए थे, उन्होंने यहाँ पहले अध्ययन किया, उसके बाद यहीं अध्यापन किया। शीलभद्र, धर्मपाल, वसुबंधु, ये सभी यहाँ पे शिष्य और यहाँ पे आचार्य भी रहे। आइए बात करते हैं विद्यार्थी की। तो यहाँ तत्कालीन उस समय 10,000 से अधिक विद्यार्थी हुआ करते थे, जिनमें प्रमुख थे हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, ह्वेनसांग, युआंगचुंग, ये सभी वहाँ पे उस विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हुआ करते थे। अब इन स्टूडेंट्स का जो चयन होता था वो किस आधार पे होता था? तो जाहिर सी बात है कि आज भी मेरिट के आधार पे होता है, उस समय भी मेरिट के आधार पे ही हुआ करता था। और यहाँ पे पढ़ाए जाने विषय में लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन साइंस आदि बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो यहाँ पढ़ाए जाते थे। योग, ये सारे इसमें पढ़ाए जाते थे। अब विदेशी छात्र जो हैं वो कहाँ किस देश से छात्र आते थे? तो भारत में का ही ये नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और प्रथम विश्वविद्यालय था जो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया था। यहाँ पे रहना, खाना, अध्ययन सब कुछ फ्री में था और इतने विद्यार्थी जो फ्री में यहाँ पढ़ते थे तो उनका व्यय, उनका खर्च, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए यहाँ पे इस विश्वविद्यालय के नाम पे 200 गांव दिए गए थे जो इस विश्वविद्यालय के नाम पे थे। उन्हीं गांवों की खेती से जो उपज होती थी उसी से इनका खर्च चलता था। और विदेशों से आने वाले जो छात्र थे वो कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया, जावा आदि से आते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में विदेशी यात्रियों ने भी अपनी यात्रा विवरण में, अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है। जैसे ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में किया है, इत्सिंग जो चीन यात्री थे उन्होंने किया है, हुइली जो चीन यात्री थे उन्होंने भी अपने उसमें इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। हाइनी जो कोरियन यात्री थे उन्होंने भी इस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। अब इस विश्वविद्यालय को स्थापना तो गुप्त सम्राटों ने की थी, गुप्त वंश के शासकों ने की थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गुप्त के बाद
पाल, कुषाण आदि शासकों का भी संरक्षण प्राप्त रहा। अब आइए बात करते हैं कि जब इतना बड़ा विश्वविद्यालय था तो ऐसा क्या हुआ जो आज यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं है। तो बात करते हैं 12वीं शताब्दी की, बात करते हैं उस दौर की जब मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने मंदिर, मठों और मस्जिदों का निर्माण कराया था, मंदिर मठों को तोड़वाया था और मंदिर मठों को लूटा था। तो बात करते हैं उसी दौर की जब भारत में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके जो पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, चंदेल राज, इन लोगों को हरा के वहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और उधर मोहम्मद गौरी की पुत्री से उनके ही गुलाम, ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि मोहम्मद गौरी के 4 खास गुलाम थे। उनमें एक प्रथम गुलाम जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की पुत्री से शादी कर ली थी, तो उसको दहेज के स्वरूप में, चूँकि गुलाम था उसके पास कुछ नहीं था, तो मोहम्मद गौरी ने उसको भारत का जीता हुआ भाग दे दिया था और वो वहाँ पे बस गया था। लेकिन मोहम्मद गौरी की मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जो शासक बना वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बाकी के जो 3 गुलाम थे वो बने। उनमें जो दूसरा गुलाम था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पहला सेनापति बना वो था बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसने 1193 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय में आक्रमण किया और इसको नष्ट कर दिया। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बार खिलजी बीमार हो गया, बहुत घातक बीमारी से वो पीड़ित था। उसने अपने नीम हकीमों से दवा इलाज कराई, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। उनके नीम हकीमों ने सलाह दी कि आपको जाके भारत के इस विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्यों से संपर्क करना चाहिए। लेकिन खिलजी जो था वो भारतीय संस्कृत से, भारतीय शिक्षा से नफ़रत करता था, तो वो भारतीय आयुर्वेद से भी नफ़रत करता था। और यहाँ पे आयुर्वेदिक शिक्षा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, इन सभी को प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तो जब वो गया तो उसने एक शर्त रखी कि मैं आपकी दवा खाए बिना अगर ठीक हो सकता हूँ तो मुझे ठीक करिए। यहाँ उस समय इस विश्वविद्यालय के जो प्रमुख थे वैद्यराज राहुल श्रीभद्र, उन्होंने कहा ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ। उन्होंने बख्तियार खिलजी को एक किताब पढ़ने के लिए दी जो कुरान थी। उस कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए कहा और कहा कि इसको पढ़ोगे आप ठीक हो जाओगे। इतना सुना जब उसने तो उस किताब को वो पढ़ने लगा। अच्छा, किताब के पेजों में इन्होंने एक आयुर्वेदिक दवा का लेप कर रखा था, तो जब वो कुरान शरीफ के पेज पलटता था तो वो थूक लगा के उसको पलटता था। उंगली से पलटने में, थूक लगाने में वो दवा वो धीरे धीरे उसके शरीर में जाती रही और वो ठीक हो गया। लेकिन जब वो ठीक हुआ तो उसको इस सच्चाई का पता चला और इसी सच्चाई के पता होने पर वो बहुत नाराज़ हुआ। नाराज़ होने पे उसने नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण करके और यहाँ पे शिक्षार्थियों को, यहाँ के अध्यापकों को मौत के घाट उतार दिया और यहाँ के विश्वविद्यालय में उसने आग लगा दी। विश्वविद्यालय में उस समय जब आग लगाई तब वहाँ 9 मंजिला विश्वविद्यालय में 90 लाख से अधिक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ और पुस्तकें थीं जो कई सप्ताह तक जलीं। और
उन पुस्तकों की राख की से आग जो है ख़त्म होते होते 3 माह का समय लग गया। एक फ़ारसी इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि तबाक धर्म प्रचार नहीं चाहता था। कहने का मतलब है कि जो खिलजी था वो भारतीय धर्म प्रचार नहीं चाहता था। पहले तो उसने इस्लाम धर्म का दबाव बनाया, फिर हमला कर इसको नेस्तनाबूद कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। लाइब्रेरी में आग लगी और इतने समय तक जलती रही। आज भी उसके अवशेष आप देख रहे हैं। और इन अवशेषों को जब खुदाई हुई तो 10% हिस्सा ही खुदा है और खुदाई पे जो निकली है उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। अब बात करते हैं कि जब नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त हो चुका था तो अब क्यों इतना चर्चे में है, उसकी चर्चा चारों तरफ क्यों हो रही है। तो आज की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय नया नालंदा विश्वविद्यालय बन गया है, उसका नया परिसर बन चुका है, वो देश का बढ़िया विश्वविद्यालय बन गया है, तो इसलिए ये चर्चा में है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मार्च 2006 में बिहार राज्य के विधानसभा के संयुक्त सत्र के दौरान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उसका संबोधन किया था और वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की पुनरुद्धार की बात की थी। जनवरी 2007 में फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 16 देशों के नेताओं व 2009 में थाईलैंड में चौथे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में सहमति बनी। किस चीज़ की सहमति बनी? नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना की, पुनरुद्धार की सहमति बनी। फिर 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का नामांकन कर 15 छात्रों के साथ स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ और स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ की शिक्षा शुरू की गई। इन 15 छात्रों में एक छात्र भूटान व एक छात्र जापान का था। 2016 में श्री प्रणब मुखर्जी तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसका शिलान्यास किया। अभी हाल ही में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने यहाँ नए परिसर का जो 455 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है नए विश्वविद्यालय के भवनों का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय ऐसी जगह पे बना है जहाँ एक बड़ा फुट प्रिंट मुक्त नेट जीरो एमिशन है जो कई एकड़ जगह में और 100 एकड़ जल निकाय में फैला हुआ है। नेट जीरो एमिशन का अर्थ यहाँ से अर्थ क्या है? नेट जीरो एमिशन का अर्थ है यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली, उत्पन्न होने वाली चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होंगी। इस विश्वविद्यालय की लागत 1749 करोड़ बताई जा रही है। हालांकि इसका अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल यहाँ 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स PG और PhD वो भी 7 सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के 10 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई चल रही है। 40 क्लासेस वाले 2 स्टडी ब्लॉकेज बन चुके हैं। 550 कैपेसिटी का हॉस्टल बन चुका है। 2000 कैपेसिटी का MP थिएटर बन चुका है। फैकल्टी क्लब बन चुका है। खेल परिसर बन चुका है। अब अगर बात करें कि बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, उसने ऐसा कदम पहला
क्यों उठाया, लेकिन ये पहला कदम नहीं था। इसके पहले भी बाहरी आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण किया और इसे नष्ट करने की कोशिश की। इसके पहले सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय 455 से 467 ईस्वी के शासन काल के दौरान मिहिर कुल के तहत हूण शासकों ने इस पे आक्रमण किया था। उत्तराधिकारियों ने, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने इसकी मरम्मत कराई और एक बड़ी इमारत बनवाई यहाँ पे। दूसरी बार 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास नामक शासक ने आक्रमण किया था और इसको नष्ट करने की कोशिश की थी। तीसरी बार बख्तियार खिलजी ने। अच्छा, दूसरी बार हर्षवर्धन ने उसको मरम्मत करा के विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कराया। और जब बख्तियार खिलजी ने किया तो उसके बाद उसकी स्थिति क्या है आप लोगों के सामने है। खैर, नई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।